गुड डे फ्रेंड्स, दिस इज राहुल मुंशी और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी में। और जैसा कि आप लोग को भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हम लोग अपने इस वीडियो में करंट अफेयर्स जून 2020 के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे उनको अच्छे से याद कर लेने का। ये सभी पॉइंट्स किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका बेनिफिट हो सके। और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि इस तरह का कोई भी वीडियो मैं बनाऊं तो उसका टाइमली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है। देखिए, आज का हमारा पहला टॉपिक है तबलीगी जमात। जब से ये हमारे कंट्री में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, कोविड 19 के बारे में हमने सुनना शुरू किया है, तब से ये वर्ड काफी फेमस है हमारे कंट्री में, तबलीगी जमात। क्या है ये तबलीगी जमात? देखिए, दिल्ली के निजामुद्दीन में हजारों की संख्या में कुछ तबलीगी जमात के लोग इकट्ठा हुए थे और वहाँ एक मरकज हुआ था। और उसके दौरान में जब ये लॉकडाउन हुआ तो वो लोग दिल्ली में ही कहीं छुपे रह गए, कोई अपने अपने स्टेट्स में वापस चले गए। तो उसके बाद से ये वर्ड काफी फेमस हो गया हमारे कंट्री में। तो इसके बारे में जानते हैं और समझते हैं कि एक्चुअली में तबलीगी जमात है क्या। देखिए, फाउंडेड बाय देवबंदी इस्लामिक स्कॉलर, एक इस्लामिक स्कॉलर थे देवबंदी से, देवबंदी इस्लामिक स्कॉलर जो कि उत्तर प्रदेश के मेवाट के रहने वाले थे। उन्होंने 1926 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। देवबंदिक इस्लामिक स्कॉलर थे जिन्होंने 1926 ईस्वी में तबलीगी जमात की स्थापना की थी, जो उत्तर प्रदेश के मेवाट के रहने वाले थे। द तबलीगी जमात, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सोसाइटी ऑफ प्रीचर्स। मतलब ऐसा सोसाइटी जहां पर केवल उपदेशक हैं, जो उपदेश देते हैं, जो धर्म के प्रचार करते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है, लोग मतलब ऐसा होना चाहिए सोसाइटी में। तो बहुत ही अच्छी सोच से इसका नींव रखा गया था तबलीगी जमात का, जिसका मतलब होता है सोसाइटी ऑफ प्रीचर्स फोकसेस ऑन प्यूरिफाइंग द मुस्लिम फेथ। जिसका मेन मुद्दा था, जो मुस्लिम फेथ था उसको प्यूरिफाई। देखिए, जब 1926 ईस्वी में इनको ऐसा लगा कि बहुत सारे ऐसे मुस्लिम भाई हैं जो एक्चुअली में मुस्लिम धर्म जो बताता है उससे कहीं भटक गए हैं, और उनके साथ साथ जो मुस्लिम समाज एक है वो कहीं और चला जा रहा है। तो वैसे लोगों को वापस अब इस राह पे लेकर के आना है जो मुस्लिम समाज बताता है, ना कि वो कहीं और भटक जाए और पूरा का पूरा मुस्लिम समाज उनका उनका नाम बदनाम हो जाए। तो इसी के लिए ये एक प्यूरिफाई करने का एक जरिया बनाया गया था मुस्लिम फेथ का। ठीक है, आज के दिन में अगर देखें तो ये लगभग 150 कंट्री से ज्यादा में ये कंट्री आपको तबलीगी जमात के लोग मिलेंगे। और अगर बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ करके कोई कंट्री अगर इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश आज के कंट्री में बहुत ज्यादा ही बढ़ चढ़ करके तबलीगी जमात में पार्टिसिपेट करता है। ये देवबंदी के इस्लामिक स्कॉलर जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, उनका नाम है मोहम्मद इल्यास अल खंदालवी। मोहम्मद इलियास अल खंदालवी जो थे वो देवबंदी इस्लामिक स्कॉलर थे जिन्होंने 1926 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी तबलीगी जमात की। ठीक है, देखिए इसका स्लोगन जब कभी आप पढ़ेंगे ना तो आपको ध्यान में आएगा कि यार इसको किस मोटो से बनाया गया था। तबलीगी जमात को, तबलीगी जमात को जिस मोटो से बनाया गया था वो है ओह मुस्लिम्स बिकम ट्रू मुस्लिम्स। मतलब ओह मुस्लिम्स, मेरे मुस्लिम भाइयों, कृपया करके ट्रू मुस्लिम बनिए। मतलब कि वो लोग अपने सोच से, अपने राह से भटक गए थे, साथ ही साथ जो मुस्लिम धर्म है वो कहीं और चला जा रहा था। तो वैसे लोग जो भटक रहे हैं उनको वापस उनके राह पे लेकर के आना है। बहुत सारे ऐसे लोग थे पहले जिनका ये सोचना था कि ये तबलीगी जमात को इसलिए बनाया गया है ताकि बहुत सारे जो धर्म परिवर्तन होते हैं, दूसरे धर्म के लोगों को मुस्लिम में कन्वर्ट करा दो, उस बेसिस पे बनाया गया था। लेकिन एक्चुअली में ये तबलीगी जमात को उस बेसिस पे नहीं बनाया गया था। इसको बनाया गया था ताकि जो उनके अपने लोग हैं जो भटक चुके हैं उनको वापस उनके राह पे लेकर के आना है। तो बहुत ही अच्छी सोच से इसको बनाया गया था तबलीगी जमात को। ठीक है, देखिए ये तबलीगी जमात जब इंडिया में अभी जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से हमने देखा है कि बहुत सारे चीज सामने आए हैं। खास करके ये पता चला है कि वीजा रूल्स, जिस रूल्स के बेसिस पे वीजा इशू किए जाते हैं दूसरे कंट्री के नागरिक को, ये मतलब उस रूल में बहुत सारे लूप होल्स है, बहुत सारे ऐसी कठिनाइयां हैं, कठिनाइयां नहीं बोल सकते हैं, बहुत सारे ऐसे गलत चीज किए गए हैं और उससे वीजा इशू किया गया है। तो अभी क्या है कि जो हमारे कंट्री के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने हजारों की संख्या में ऐसे तबलीगी जमात के लोगों को आइडेंटिफाई किया है और उनको अगले 10 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। मतलब अगले 10 सालों के लिए ऐसे जो लोग हैं जिनको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, वो लोग इंडिया में चाह करके भी नहीं आ सकते हैं, किसी भी रीजन से नहीं आ सकते हैं। और जो इनके जो मौलाना जी जो थे,
जब निजामुद्दीन में ये मरकज हुआ था, तो उन पर भी एफआईआर रजिस्टर कर दिया गया है। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक मुद्दा हमारे देश में बना हुआ है। तो अभी देखिए, ये जो वीजा रूल्स को ताक पे रख दिया गया, ये बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी चीजें भी सामने आ रही हैं। तो अभी ये जानते हैं कि हमारे कंट्री में किन किन तरह का वीजा इशू किया जाता है और किन किन मुद्दों पे वीजा दिया जा सकता है। एक्सक्यूज मी। देखिए, हमारे कंट्री में जो वीजा, किन किन तरह का वीजा होता है, पहले उस पर एक नजर दौड़ाते हैं। टाइप्स ऑफ वीजा, ये है रिलेवेंस, और ये है मैक्सिमम ड्यूरेशन। तो सबसे पहला देखते हैं एम्प्लॉयमेंट वीजा। अगर एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे किसी को वीजा दिया जाता है तो उसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट वीजा। क्या होता है ये? हाईली स्किल्ड इंडिविजुअल्स इंटेंडिंग टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट। अगर एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर किसी को इस कंट्री में आना पड़ रहा है जिसके पास में हाईली स्किल्ड, मतलब हाईली स्किल्ड है वो, तो उस केसेस में उनको वीजा दिया जा सकता है, और वो मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स के लिए, 5 साल के लिए दिया जा सकता है। या फिर जब तक उनका कॉन्ट्रैक्ट है तब तक उनको वीजा दिया जा सकता है। वीजा दो तरह का होता है। इंडिया में आने के बाद या तो वीजा को एक्सटेंड किया जा सकता है, या तो उस वीजा को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। अगर उनको अगर 1 साल के लिए या 15 दिन के लिए या 20 दिन के लिए वीजा दिया गया है, मतलब कि अगर वो खत्म हो गया तो अब उनको वापस जाना ही जाना है, किसी भी तरह से वो रुक नहीं सकते। अगर रुके हुए हैं तो वो हमारे कंट्री में गैर कानूनी हो जाता है। ठीक है, तो ये जो एम्प्लॉयमेंट वीजा है इसको एक्सटेंड किया जा सकता है इंडिया में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है बिजनेस वीजा। ये किस लिए दिया जाता है? विजिटिंग इंडिया फॉर ए बिजनेस पर्पस। अगर कोई बिजनेस पर्पस से इंडिया विजिट कर रहे हैं तो उनको बिजनेस वीजा दिया जाता है। ये 5 साल के लिए हो सकता है मैक्सिमम, और ये इंडिया में आने के बाद एक्सटेंड भी किया जा सकता है। उसके बाद क्या है? उसके बाद आता है प्रोजेक्ट वीजा। प्रोजेक्ट वीजा क्या होता है? प्रोजेक्ट वीजा होता है फॉर एग्जीक्यूटिंग प्रोजेक्ट्स इन द पावर एंड स्टील सेक्टर। ध्यान दीजिएगा, प्रोजेक्ट वीजा उन्हीं को दिया सकता है जहां पर एक नया प्रोजेक्ट को लगाया जा रहा है, जो पावर और स्टील सेक्टर में ये बनाया जा रहा है। ठीक है, उस केसेस से प्रोजेक्ट वीजा इशू किया था। ये कितने दिनों के लिए होता है? ये 1 ईयर और द एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। जब तक प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन रहता है तब तक, या फिर मैक्सिमम इनको 1 साल के लिए प्रोजेक्ट वीजा दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वीजा क्या है? एक्स या फिर एंट्री वीजा जिसको बोलते हैं। ये किस लिए दिया जाता है? ये होता है फॉर एकम्पनाइंग फैमिलीज ऑफ फॉरेन नेशनल। अभी फॉरेन नेशनल के कुछ लोग हैं जो हमारे इंडिया में आ रहे हैं, उनके साथ साथ उनके फैमिली मेंबर भी आना चाह रहे हैं। तो उनके फैमिली मेंबर जो आना चाह रहे हैं उनको एंट्री वीजा दिया जाता है। ठीक है, और ये मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए होता है, और ये एक्सटेंडेबल इन इंडिया है। इंडिया में इसको एक्सटेंड किया जा सकता है एक बार वो इंडिया आ जाए तब। ठीक है, उसके बाद होता है टूरिस्ट वीजा। टूरिस्ट वीजा नाम से ही पता चल रहा है कि टूरिज्म पर्पज से अगर कोई इंडिया विजिट कर रहा है तो उसको टूरिस्ट वीजा दिया जाता है। ये कितने दिन के लिए होता है? ये मैक्सिमम 30 डेज के लिए दिया जाता है। ध्यान देना है, दिस इज नॉट एक्सटेंडेबल इन इंडिया। ये इंडिया में एक्सटेंड, अगर कोई किसी को लगता है कि यार चलते हैं टूरिज्म वीजा लेकर के और इंडिया में जाने के बाद इसको फिर एक्सटेंड करा लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है, इस केस में नहीं हो सकता है। नेक्स्ट होता है रिसर्च वीजा। नाम से पता चल रहा है रिसर्च, परसुइंग रिसर्च इन एनी फील्ड। अगर कोई स्कॉलर है, कोई रिसर्चर है, इंडिया में आ रहे हैं, रिसर्च करने के लिए आ रहे हैं किसी फील्ड में, तो उनको रिसर्च वीजा दिया जाता है। ये मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए दिया जाता है, एक्सटेंडेबल इन इंडिया। इंडिया में आने के बाद इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांजिट वीजा। ट्रांजिट नाम से पता चल रहा है कोई कहीं जा रहा है, बीच में इंडिया क्रॉस हो रहा है, तो उस केस में उनको ट्रांजिट वीजा दिया जाता है। ट्रैवलर्स पासिंग थ्रू इंडिया, वैसे ट्रैवलर्स जो कहीं जा रहे हैं साथ, और लेकिन उनके जाने के क्रम में वो इंडिया से पास कर रहे हैं, तो उनको ट्रांजिट वीजा दिया जाता है। ये मैक्सिमम 15 डेज के लिए होता है, नॉट एक्सटेंडेबल इन इंडिया। इसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद होता है कॉन्फ्रेंस वीजा। कोई अगर कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहे हैं हमारे कंट्री में, तो उसके लिए दिया जाता है ये वीजा। इंटरनेशनल सेमिनार्स अगर हो रहे हैं, सेमिनार्स हेल्ड बाय गवर्नमेंट, पीएसयू या एनजीओ, तो उस केस में कॉन्फ्रेंस वीजा दिया जाता है। और ये इसका ड्यूरेशन होता है, ड्यूरेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस, मतलब कि जितने दिन का वो कॉन्फ्रेंस रहेगा उतने दिन के लिए ही ये वीजा दिया था, उससे एक दिन भी ज्यादा नहीं। लास्ट होता है मेडिकल वीजा। नाम से पता चल रहा है जो कि बहुत ज्यादा हमारे कंट्री में ये वीजा का इस्तेमाल होता है, क्योंकि इंडिया एक बहुत ही अच्छा मेडिकल हब है। बहुत सारे कंट्री से आपको पता चलेगा कि लोग आते हैं इंडिया में इलाज करवाने के लिए, क्योंकि इंडिया का जो मेडिकल सिस्टम है वो आप बोल सकते हो एक तरह से कॉस्टली नहीं है, वो चीप है। तो बाहर देशों से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, खास करके जो हमारा चेन्नई है या दूसरे भी स्टेट है, जहां पर बैंगलोर भी आप बोल सकते हो, कर्नाटका, वहां पर बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, प्लस वो सब चीप हॉस्पिटल्स हैं बाहर के देशों के कंपैरिजन में। तो वो लोग बाहर से हमारे कंट्री में आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, फॉर सीकिंग मेडिकल ट्रीटमेंट इन इंडिया एट रिकॉग्नाइज्ड एंड स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल एंड ट्रीटमेंट सेंटर। ये मैक्सिमम 1 ईयर के लिए दिया जा सकता है। तो अभी हमने देखा कि कितने तरह के वीजा होते हैं, किन मुद्दों पर वीजा दिया जा सकता है, और कौन कौन से वीजा एक्सटेंडेबल है, कौन कौन से एक्सटेंडेबल नहीं है।
क्योंकि अभी ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा लाइमलाइट में है, प्लीज इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिए। हो सकता है कि एग्जाम में खास करके यूपीएससी ये आपसे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बना करके दे सकता है। ठीक है, आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पीआईडीएफ। क्या होता है? पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक फंड बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया? पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। तो पेमेंट यहाँ इन द सेंस क्या होता है? देखिए, आज के दिन में जब कभी हम लोग पेमेंट को डेवलप, पेमेंट मतलब किसी भी तरह का पेमेंट का डेवलपमेंट का जब बात कर रहे हैं, तो आप ये मान सकते हो कि वो डिजिटल पेमेंट का बात हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई, ये हर हर कोशिश प्रयास कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जा सके, ताकि जो ट्रेडिशनल बैंकिंग थे, चेक्स थे, वाउचर्स थे, उनको कम किया जा सके। डिजिटल पेमेंट से दोनों का ही फायदा है, बैंक का ही फायदा है, सरकार का ही फायदा है, साथ में कस्टमर का ही फायदा है। ठीक है, अभी देखते हैं एक्चुअली ये है क्या। ठीक है, इन एन एफर्ट टू गिव अ पुश टू डिजिटल पेमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि एक डिजिटल पेमेंट को पुश करने के लिए, मतलब आगे बढ़ावा देने के लिए अक्रॉस द कंट्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज सेटिंग अप अ पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ध्यान देना है, इसको कौन स्टैब्लिश कर रहा है, सेट कर रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, ध्यान देना है। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड पीआईडीएफ ऑफ रुपीज 500 करोड़, 500 करोड़ का ये फंड आपका बनेगा, जिसके द्वारा पेमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। कौन सा पेमेंट? डिजिटल पेमेंट्स को। ठीक है, दिस फंड हैज बीन क्रिएटेड टू एनकरेज एक्वायरर्स टू डिप्लॉय पॉइंट ऑफ सेल्स। देखिए, पॉइंट ऑफ सेल्स, आप लोग जब कभी भी किसी रिटेल स्टोर में जाते होंगे, कोई बड़े से रिटेल स्टोर में, मॉल्स में जाते होंगे, तो वहां पर सिंपली आपको पीओएस मशीन्स देखने को मिलता है, जहां पर हम लोग अपने कार्ड को, एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को स्वैप करते हैं या टच करते हैं, और हमारे अकाउंट से पैसा ट्रांसफर हो जाता है उनके अकाउंट में पासवर्ड देने के बाद में। तो ये पीओएस मशीन्स वही होता है, मतलब कि एक्वायरर्स, ज्यादा से ज्यादा एक्वायरर्स को ये समझाना है, अवेयरनेस देना है, उनको उनको एनकरेज करना है, ताकि वो लोग ये सब सिस्टम को अपनाएं। इस सब सिस्टम को अपनाने से क्या होता है कि बहुत सारा लेंदी प्रोसेस जो पहले हुआ करता था, उन सभी को शॉर्ट किया जा सकता है, बोथ फिजिकल एंड डिजिटल। तो पॉज इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना है, एनकरेज करना है ऐसे एक्वायरर्स को जो इसको यूज कर पाए। टीयर 3 से लेकर के टीयर 6 सेंटर में, मतलब अभी हम लोग देखते हैं कि जो बड़े बड़े शहर हैं, सिटीज हैं, वहां पर आपको ये सब पॉज मशीन्स, डिजिटल पेमेंट ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन अभी ये बढ़ावा देना है कि जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं, तहसील है, कस्बा है, या छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट के भी जो सेंटर्स हैं, वहां पर भी ये सब अच्छे से यूज में आए। ठीक है, इसको एनकरेज करना है ताकि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जा सके। द आरबीआई हैज मेड एन इनिशियल कंट्रीब्यूशन ऑफ 250 करोड़। आरबीआई ने अपना इनिशियल कंट्रीब्यूशन कर दिया है, वो है 250 करोड़ का। बाकी जो 350 करोड़ है वो कहां से आएगा? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना है। रिमेनिंग विल कम फ्रॉम कार्ड इशुइंग बैंक्स, जो कार्ड इशुइंग बैंक्स होते हैं वहां से आएगा बाकी का, और कार्ड नेटवर्क्स ऑपरेटिंग इन द कंट्री, और जो कार्ड नेटवर्क्स होते हैं जो हमारे कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं, वो सबसे आएगा। वीजा, मास्टर, या फिर जो दूसरे जो बैंक है, कार्ड इशुइंग बैंक्स, कोई भी बैंक हो सकता है, एसबीआई हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो, ये सभी बैंकों को यहाँ पर मिलाना है और उनसे भी इकट्ठा करना है इस फंड को, ताकि इस पूरे के पूरे ये 500 करोड़ का फंड है, थोड़े पहले मैंने आपको 600 करोड़ बता दिया था, 350 करोड़। तो ये बाकी का जो 50% है ये इनसे आना है। ठीक है, द फंड विल बी गवर्न थ्रू एडवाइजरी काउंसिल, बट इट विल बी मैनेज्ड एंड एडमिनिस्ट्रेड बाय द आरबीआई। ये फंड जो बनेगा 500 करोड़ का, इसको गवर्न करेगा कोई एडवाइजरी काउंसिल बनाया जाएगा वो, लेकिन इसको मैनेज और इसको एडमिनिस्टर करेंगे आरबीआई के लोग। ध्यान देना यहां पर। ठीक है, ये हमने देखा पीआईडीएफ के बारे में। अब हम लोग आगे वाले पॉइंट में देखते हैं एलआईडीआर, लिडार के बारे में। लिडार क्या होता है? लिडार, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, क्या होता है ये? इट इज अ रिमोट सेंसिंग मेथड दैट यूजेस लाइट इन द फॉर्म ऑफ पल्स्ड लेजर। ध्यान देना है, ये एक रिमोट सेंसिंग मेथड है। रिमोट सेंसिंग मेथड मतलब दूर का कोई एक चीज है, काफी दूर का कोई चीज है, उसको आइडेंटिफाई करना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना है कि वो कितना बड़ा है, क्या है, कैसा है। तो उसके बारे में ये हमें हेल्प करेगा। वो कैसे किया जा सकता है? जो लेजर लाइट्स होते हैं उनके द्वारा। ये स्पेशल लेजर लाइट्स होते हैं टू मेजर रेंजेस। रेंजेस मतलब वेरिएबल डिस्टेंस ऑफ द अर्थ।
अर्थ का जो वेरिएबल, जो बहुत सारा डिस्टेंसेस होता है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर नदी है, कहीं पर आपको सी देखने को मिलेगा, समुद्र देखने को मिलेगा। तो अभी खास करके जो आर्कियोलॉजिस्ट्स होते हैं उनको बहुत ही ये जो टेक्निक है, लिडार टेक्निक, उससे बहुत ही उनको हेल्प होता है। खास करके जो लोग जब वही मैप बनाते हैं तो मैप बनाने में ये टेक्निक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये लेजर लाइट से काम करता है। क्या होता है ये? दीज लाइट पल्सेस combined with other data recorded by the airborne system generate precise, बहुत ही मतलब एकदम लगभग आप एक्यूरेट बोल सकते हो, थ्री डायमेंशनल इंफॉर्मेशन। ध्यान देना है, ये 3D इंफॉर्मेशन क्रिएट करता है अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ एंड इट्स सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स। जो हमारा अर्थ है उसका सरफेस के बारे में, एक शेप, क्या कैसा शेप है, कहाँ पर पहाड़ है, कहाँ पर क्या है, उसके बारे में हमें बताता है, ताकि आर्कियोलॉजिस्ट्स को और साथ ही साथ जो मैप बनाते हैं उनको काफी इससे हेल्प मिलता है। इट्स सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट्स आर यूजिंग लिडार डेटा टू कंटिन्यू देयर रिसर्चेस एंड ग्लोबल पैंडेमिक। जो सॉरी रिसर्चेस एमिट ग्लोबल पैंडेमिक, ये आर्कियोलॉजिस्ट काफी इसको यूज करते हैं। इन दिस मेथड दे मेक हाई रेजोल्यूशन मैप्स यूजिंग लेजर लाइट। जैसे मैंने आपको बताया कि मैप बनाने में इसका बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और ये लेजर लाइट से फंक्शन करता है। देखिए इसमें क्या होता है ना कि इस टेक्निक को हेलीकॉप्टर पे या प्लेन के ऊपर में इसको रख दिया जाता है और उस एरिया से लेजर लाइट का इस्तेमाल करके वहां पर फोकस किया जाता है, जिस जिस एरिया में इनको आइडेंटिफाई करना है। तो अभी क्या होता है कि जो देखिए ये जो लेजर लाइट जब उस मशीन से निकलता है ना, उसका उसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा इन द सेंस कि 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड। मतलब आप समझ सकते हो कि एक सेकंड में 1,86,000 माइल्स ट्रेवल करता है। तो इसका स्पीड कितना ज्यादा है। तो ये लेजर लाइट जब कहीं पर पड़ता है, कहीं पर टकराता है, वहां से फिर ये वापस आता है। तो टकराने के बाद जब वापस आने का जो इसका जो पूरा प्रोसेस होता है उसको आइडेंटिफाई करता है ये लोग, कि भाई वो कौन कहाँ से जल्दी आ रहा है, कहाँ से लेट में हो रहा है। तो वहां से पता चलता है कि वहां पर जो अर्थ का सरफेस है वो ऊंचा है या अर्थ का सरफेस वहां पे नीचा है। तो बहुत ही अच्छा टेक्निक है ये, ठीक है। अ लिडार इंस्ट्रूमेंट फंक्शन प्रिंसिपली कंसिस्ट ऑफ ए लेजर, जैसे मैंने आपको बताया लेजर, अ स्कैनर, वहां एक स्कैनर होता है, एंड ए स्पेशलाइज्ड जीपीएस रिसीवर, जीपीएस रिसीवर उसमें होता है, ठीक है। ये तीन इंस्ट्रूमेंट खास करके मिल करके लिडार इंस्ट्रूमेंट को बनाते हैं। लिडार अभी देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि लिडार जो लेजर लाइट से अपने इसको आइडेंटिफाई करते हैं। आपको फोटो में आपको इजीली आप देख पा रहे होंगे। राइट हैंड साइड में जो फोटो आपको दिख रहा है, आप देख रहे हो कि ऊपर में एक ड्रोन है जो कि लेजर लाइट को नीचे गिरा रहा है, और वो लेजर लाइट गिरने के बाद में जब रिफ्लेक्ट वापस करता है तो इसी चीज को स्टडी किया जाता है, ताकि वहां पर का सरफेस जो हमारे अर्थ का सरफेस है वो कैसा है, ठीक है। तो बहुत ही एडवांस टेक्निक और बहुत ही अच्छा टेक्निक है ये लिडार। नेक्स्ट स्कीम देखते हैं, नगर वैन स्कीम। नगर वैन स्कीम क्या है? नगर वन स्कीम। अभी नाम से ही आपको पता चल रहा है नगर और वन, मतलब कि जो हमारा नगर जो है, जो जो शहर एरिया है, उसको उसमें हमें वन मतलब फॉरेस्ट्री को ज्यादा बढ़ावा देना है। तो देखते हैं ये स्कीम एक्चुअली क्या है, ठीक है। with biodiversity, the theme of World Environment Day, WED, World Environment Day, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change has launched Nagar One Forest सिटी फॉरेस्ट स्कीम का इन्होंने लॉन्च किया है, नगर वन स्कीम को, ठीक है। मतलब कि सिटी में ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट्री करना है, हरा भरा हमें बनाना है, नगर वन स्कीम। द स्कीम एम्फसाइजेस ऑन अर्बन फॉरेस्ट्री। मैंने आपको बताया कि अर्बन फॉरेस्ट्री, ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट्री अपने को बढ़ाना है, कहां पर जो हमारा नगर है। देखिए रूरल एरिया में अगर आप जाते हैं या फिर ऐसे एरिया में जाते हैं जहां पर फॉरेस्ट का मात्रा ऑलरेडी ज्यादा है, तो वहां पर तो ठीक है, सब कुछ चल ही रहा है ठीक ठाक। लेकिन जो हमारा नगर का जो एरिया है, जहां पर बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन हमारा हो रहा है, बहुत सारे लोग माइग्रेशन करके आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी अगर हम नगर को हरा भरा नहीं करते हैं, तो आने वाले टाइम में ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा एक खतरा का घंटी बनते जा रहा है, ठीक है। तो अभी देखते हैं, अंडर द स्कीम अराउंड 200 अर्बन फॉरेस्ट आर टू बी डेवलप्ड ऑल ओवर द कंट्री इन द नेक्स्ट 5 ईयर। ध्यान देना है, लगभग 200 अर्बन फॉरेस्ट को बनाया जाएगा नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर में। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। द स्कीम विल ऑल्सो प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द स्टेट्स टू मैनेज अर्बन इकोसिस्टम। Biodiversity conservation has traditionally been considered confined to remote forest areas, but with the increasing urbanization, a need has arisen to safeguard and save biodiversity in urban areas also. क्योंकि जो रिमोट फॉरेस्ट एरिया है वहां पर तो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है,
लेकिन जो अर्बन एरियाज है जहाँ पर अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है वहां पर इसको बढ़ावा देना बहुत ही जरूरी है। अर्बन फॉरेस्ट इज द बेस्ट वे टू ब्रिज दिस गैप। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। ये जो मैंने अभी आपको बताया अर्बन सॉरी नगर वन स्कीम, ये उसके बारे में आप इसको देख सकते हैं। इसको लॉन्च किया गया था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो 5 जून को हम लोग बनाते हैं हर साल। इस साल भी हमने बनाया 5 जून 2020। थीम था बायोडाइवर्सिटी इसका। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, यह है ऑयल स्पिल इन रशियाज आर्कटिक रीजन। रशिया का जो आर्कटिक रीजन है वहां पर बहुत ही बड़ा मात्रा में ऑयल स्पिल हुआ है। जो तेल होता है, तेल बह गया जिसको हम लोग बोलते हैं, तेल बह जाना बहुत ही बर्बाद हो जाता है। मतलब एनवायरनमेंट को तो नुकसान होता ही होता है, साथ ही साथ उस कंट्री के लिए, मतलब पूरे विश्व के लिए भी आप बोल सकते हो कि एक तो ये सब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है जो कि एक बार खत्म हो गए तो वापस नहीं आने जा रहे हैं। उस तरह से इनका बहना मतलब बहुत ही बड़ा लॉस इसको बोल सकते हो आप। तो रशिया हैज डिक्लेयर्ड a state of emergency after a power plant fuel leak in its Arctic region caused 20,000 tons of diesel oil। आप समझ सकते हो 20,000 टन डीजल ऑयल जो बह गया आर्कटिक रीजन में। कहां से? एक पावर प्लांट से। पावर प्लांट से कुछ गड़बड़ी हुई वहां पर और लगभग 20,000 टन डीजल ऑयल बह गया। ऑयल टू स्केप इनटू अ लोकल रिवर, और उससे भी बड़ा प्रॉब्लम क्या हो गया कि वो लोकल रिवर में चला गया। देखिए तेल एक ऐसा चीज होता है ना कि जो पानी के ऊपर फ्लोट करता रहता है। अभी इसके कारण क्या होता है कि वो पानी के नीचे में जो भी जीव जंतु है, मछली है या फिर जो क्रोकोडाइल्स हैं या कोई भी ऐसे चीज है जो एक्वाटिक इकोसिस्टम में रह रहे हैं, उन उन लगभग वो लोग मर जाते हैं। मतलब उनके जान का बहुत ही बड़ा खतरा हो जाता है, क्योंकि उनको एक तो ऑक्सीजन सही से नहीं मिल पाता है, प्लस उनका जो खाने पीने का चीज है वो भी पूरा बर्बाद हो जाता है। तो उनके लिए भी एक बहुत ही बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाता है ऐसा ऐसा होने से। टर्निंग इट्स सरफेस क्रिम्सन रेड, मतलब आप समझ सकते हो कि उसका जो सरफेस है 12 से 15 किलोमीटर से भी ज्यादा ये ऑयल स्प्रेड हुआ है पानी के ऊपर में, और जो पानी के ऊपर का सरफेस है वो क्रिम्सन रेड कलर का हो चुका है। मतलब कितना बड़ा ये लॉस हुआ है। मतलब हमारे लिए भी आप बोल सकते हो यार कि एनर्जी, अगर किसी भी कंट्री का एनर्जी लॉस हो रहा है तो वो पूरे वर्ल्ड का एनर्जी लॉस हो रहा है। तो ये था ऑयल स्पिल इन रशियाज आर्कटिक रीजन। द ऑयल हैज बीन डिस्चार्ज इनटू, जो रिवर था जिस रिवर में ये डिस्चार्ज हुआ है उस रिवर का नाम है अंबर नया रिवर। नाम याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। अंबर नया रिवर ये रशिया में है, जहां पर जो ये डीजल ऑयल जो स्पिल हुआ है ये इस रिवर में जा गया है, और काफी काफी दूर तक ये पूरा रिवर के ऊपर का जो पानी के ऊपर का जो सरफेस है उसके ऊपर में छा गया ये। द रिवर इज पार्ट ऑफ अ नेटवर्क दैट फ्लोज इनटू द एनवायरमेंटली सेंसिटिव आर्टिक जोन, और ये रिवर फाइनली जाकर के आर्टिक ओशन में मिलता है। तो ये और भी एक सेंसिटिव एरिया आप बोल सकते हो। तो मतलब हर तरह से नुकसान ही है, हर एक तरह से नुकसान है और हर किसी का नुकसान है। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट नोन ऑयल लीक इन मॉडर्न रशियाज हिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। देखिए एक्चुअली मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता हूँ कि ये कैसे हुआ। वहां पर एक जो पावर प्लांट था ना, पावर प्लांट का जो पिलर्स बनाया गया था वो पिलर्स बनाया गया था थर्मोफ्रोस्ट के ऊपर में। ये क्या होता है, ये क्या होता है कि जब भी कभी जो बर्फ होते हैं ये 2 या 3 साल से ज्यादा अगर जमे हुए रहते हैं परमाफ्रॉस्ट, तो उसको उसको परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। किसी भी एरिया में बर्फ जमे हुए हैं लगातार 2-3 साल से ज्यादा, वो कभी कभी आपको 100 साल से भी ज्यादा देखने को मिलता है, कभी कभी हजारों साल से भी ज्यादा आपको देखने को मिलता है कि वहां पर कंटिन्यूस बर्फ जमा हुआ है। तो ये परमाफ्रॉस्ट के ऊपर में जो इनका पिलर बनाया गया था, ये क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हुआ कि वो गलना शुरू हुआ, तो पिलर उनका पिलर किसी तरह से डिसमेंटल हो गया। तो उसके कारण से ये जो टैंक था वो टैंक पूरा गिर गया और ये पूरा का पूरा फ्यूल उनका निकल गया वहां से। तो ये एक बहुत ही बड़ा लॉस है हमारे पूरे वर्ल्ड के लिए आप बोल सकते हो, क्योंकि इतना बड़ा मात्रा में अगर एनर्जी लॉस हो रहा है तो नुकसान हमारा ही है। यह है अंबर नया रिवर। आप देख पा रहे हो फोटो में कि जो पानी के ऊपर का जो सरफेस है वो पूरा क्रिम्सन रेड कलर का हो चुका है। मतलब कितना बड़ा ये नुकसान है सभी चीज के लिए, वो एक्वाटिक इकोसिस्टम हो, वो वहाँ का एनवायरनमेंट हो, वो वहाँ के लोग हो, या वो पावर प्लांट हो, वो कंट्री हो, वो वर्ल्ड हो, सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा लॉस है। तो हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा, समझा और कोशिश किया उनको अच्छे तरीके से याद करने का। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद राहुल मुंशी। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका बेनिफिट हो सके, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि इस तरह का कोई भी वीडियो मैं बनाऊं तो उसका टाइमली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे।
तो अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।